दोस्तों लास्ट वीक हमने बात की थी वो 15 शेयर्स के बारे में जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। और ये वो शेयर्स थे जो आपका कोई भी रिस्क प्रोफाइल है आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो 15 शेयर्स थे जिसमें हमने पहले बात की थी वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का 70 to 75% हिस्सा बन जाता है। उसके अलावा जो 20-25% बच जाता है वो उसमें आपको थोड़ा हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कंपनीज को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। तो आज मैं वो कंपनीज के बारे में बात करने वाला हूं। अब यहां पर हाई रिस्क क्यों है, दो तीन रीजन की वजह से हाई रिस्क है। एक रिस्क तो ये है कि ये मोस्टली सारी कंपनीज ऐसी है जो आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकती है, ये उस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, और या फिर यहां पर आपको जो वैल्यूएशंस है वो हायर साइड पे दिखती है, तो यहां पर रिस्क आपका बढ़ जाता है। लेकिन फंडामेंटली ये सारी ही कंपनीज मुझे अच्छी लग रही हैं और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर सकती है। लेकिन हाई रिस्क के इन्वेस्टर ही ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। तो सबसे पहली कंपनी दोस्तों आ जाती है HFCL लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इस कंपनी के बारे में डिटेल में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो इस कंपनी की अगर हम सेल्स ग्रोथ की यहां पर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 48% की सेल्स की ग्रोथ इसने दिखाई है पिछले कुछ टाइम में। उसके अलावा अगर आप प्रॉफिट की ग्रोथ पे बात करते हैं तो 10 सालों में 37% की प्रॉफिट की ग्रोथ है। 10 सालों में स्टॉक प्राइस भी 20% से CAGR से ग्रो हुआ है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर आप यहां पर बात करते हैं तो रिटर्न और इक्विटी भी काफी अच्छा यहां पर दिख रहा है। अब दोस्तों आ जाते हैं दो टाटा ग्रुप की कंपनीज जो ईवी सेगमेंट में और साथ साथ ग्रीन एनर्जी दोनों के जो एक फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट माना जा रहा है इसको आपका कवर करती है। सबसे पहला नाम आ जाता है टाटा पावर। टाटा पावर की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ग्रीन एनर्जी की वजह से इसमें काफी ज्यादा स्कोप दिखता है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसका भी ये बहुत ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस लगा रही है अलग अलग कंपनीज के साथ मिलके। टाटा मोटर्स के अलावा और भी कंपनीज के साथ ये अब टाई अप कर रही है ताकि जगह जगह पे ये चार्जिंग पॉइंट्स लगा सके। तो उस एंगल से उम्मीद है कि ये कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ आने वाले टाइम में दिखा सकती है। अब अगर हम इसकी रिटर्न्स पे यहां पर बात करते हैं तो अगर आप यहां पर इसकी CAGR पे ग्रोथ पे बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहां पर बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है देखने को मिली, क्योंकि जो पावर सेक्टर है उसमें अब आने वाले टाइम में ग्रोथ ज्यादा एक्सपेक्ट की जा रही है, इसलिए यहां पर जो रिस्क है वो ज्यादा हो जाता है। अगर आप इसकी ग्रोथ देखेंगे सेल्स में तो 10 सालों में 5%, 5 सालों में 2% और 3 सालों में 7% के आसपास की। प्रॉफिट की ग्रोथ देखेंगे तो 10 सालों में नेगेटिव है, हालांकि 5 सालों में 235% की ग्रोथ प्रॉफिट में दिखती है और एक साल में 83% के आसपास की। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कुछ खास यहां पर अच्छा नहीं दिखता है। तो यहां पर दोस्तों अगर फ्यूचर में जो चीजें एक्सपेक्ट की जा रही है इस कंपनी से वो सब हो पाता है तो ये अच्छा खासा ग्रोथ आपको दिखा सकती है। दूसरी कंपनी दोस्तों टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स के साथ सबसे बड़ा रिस्क क्या आ जाता है कि यहां पर बहुत ज्यादा डेट है इस कंपनी पे और ये चीज बहुत ज्यादा नेगेटिव इस कंपनी के लिए हो जाती है। और अगर आप बात करेंगे तो ये कंपनी अभी भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो ये दो रिस्क हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के अगर हम बात करते हैं तो ईवी सेगमेंट में बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये कंपनी अच्छा करेगी। और अभी भी आप देखेंगे जो मेजर पोर्शन है इंडिया की छोटी सी ईवी मार्केट का वो इसके पास है। ये एग्रेसिवली ईवी में बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो इसलिए हो सकता है कि अगर जो इसकी बेट है ईवी में जो ये हाईली बेट करके चल रहा है अगर वो चीज सक्सेसफुल हो जाती है, अगर ये शुरू में काम करके एक अच्छी सॉफ्टवेयर और एक अच्छी ईवी कंपनीज बना पाती है, कार बना पाती है, तो ये अच्छा खासा ग्रोथ आपको लॉन्ग टर्म में दिखा पाएगी। इसके भी अगर हम दोस्तों अगर बात करते हैं ग्रोथ में तो अभी बहुत ज्यादा कोई ग्रोथ इसके सेल्स में नहीं देखने को मिल रही है। 10 सालों में 7%, 5 सालों में 2% नेगेटिव और 3 सालों में 5% नेगेटिव। एक साल में 29% की ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है। स्टॉक के प्राइस में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है और रिटर्न ऑन इक्विटी सिंस ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है तो वो भी बहुत ज्यादा यहां पर नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो ये दोस्तों कुछ कंपनीज हैं जिसपे हमने बात की है। अब चौथी कंपनी दोस्तों आ जाती है MTAR टेक्नोलॉजी। MTAR टेक्नोलॉजी नाम से शायद काफी लोगों को लगता है कि ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, लेकिन ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो बेसिकली डिफेंस सेक्टर के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स बना रही है। और इसके जो मेजर अगर आप बात करेंगे मेजर इसके जो कस्टमर्स है इसमें DRDO, इसरो जैसे बड़े बड़े कंपनीज यहां पर शामिल हो जाती है। तो ये एक यूनिकनेस है जो इस कंपनी के साथ जुड़ी हुई है। हालांकि अभी ये थोड़े हायर वैल्यूएशंस पे है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है अच्छी ग्रोथ इसके यहां पर प्रॉफिट में हो सकती है। अगर आप अभी भी इसके ग्रोथ पे बात करते हैं हम लोग
तो अब दोस्तों अगर हम इसकी सेल्स ग्रोथ पे बात करते हैं तो आप देखेंगे 10 सालों में 16% की ग्रोथ है, 5 सालों में 25% के आसपास की ग्रोथ इस कंपनी में दिख रही है। प्रॉफिट ग्रोथ पे देखेंगे तो 10 सालों में 41%, 3 सालों में 104%, 5 सालों में 203%। तो ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है और हो सकता है आने वाले टाइम में भी ऐसे ही कंसिस्टेंट ग्रोथ इस कंपनी में देखने को मिल सकती है। लेकिन इसकी जो वैल्यूएशंस है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा दिखती है क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसकी 90 के आसपास है और यहाँ पर कंपैरिजन भी हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस सेगमेंट में प्रॉपरली जैसा ये काम कर रही है वैसा और काम कोई कंपनी अभी नहीं कर रही है। इसके अलावा दोस्तों आ जाती है नेक्स्ट कंपनी, आ जाती है नज़ारा टेक्नोलॉजीज। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों तो ये एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली गेमिंग सेक्टर से बिलोंग करती है और गेम्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर बन रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये एक डिफरेंट कंपनी है जहाँ पर एक इन्वेस्टर थोड़ा बहुत एलोकेशन रख सकता है। लॉन्ग टर्म में अगर ये इंडस्ट्री ग्रो करती है तो अभी ये ओनली लिस्टेड कंपनी है जो गेमिंग से रिलेटेड यहाँ पर अपना काम कर रही है, तो लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ यहाँ पर इस कंपनी में भी देखने को मिल सकती है। अगर हम अभी इसकी सेल्स ग्रोथ वगैरह पे बात करें तो 5 सालों में 17% की और 3 सालों में 38% की। और प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 5 सालों में अभी नेगेटिव है क्योंकि सिंस इस कंपनी को बहुत ज़्यादा मार्केटिंग पे और टेक्नोलॉजी में पैसा लगाना पड़ता है तो इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है। 3 सालों में 50% की अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर इस कंपनी में भी आपको देखने को मिल रही है। उसके अलावा दोस्तों अगली कंपनी भी एक अलग सेक्टर से आ जाती है, डेल्टा कॉर्प लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में अगर आप बात करें तो इंडिया की ये ओनली लिस्टेड ऑनलाइन कैसीनो वाली ये कंपनी है। तो ये कंपनी भी एक डिफरेंट सेक्टर से आ जाती है, तो आपके पोर्टफोलियो में ये अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो थोड़ा बहुत जगह ऐसी कंपनी भी बना सकती है। तो अगर आप इस कंपनी के बारे में बात करेंगे तो ऑनलाइन गेमिंग सेगमेंट और गेमिंग हॉस्पिटैलिटी इस सेगमेंट से ये कंपनी बिलोंग करती है। अगर आप इसकी ग्रोथ पे बात करें तो यहां पर भी दोस्तों अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन ऐसी कंपनीज होती हैं जो थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ आपके इस शेयर में दिखा सकता है। तो अगर ये कंपनीज ग्रो करती हैं तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। और जब हम रिस्क की बात करते हैं तो ऐसी कंपनीज में पैसा लगाने में रिस्क यही होता है कि हो सकता है ये बेट आपका चले या ना चले, तो वो चीज समझकर आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। लेकिन ये कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं, ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जो लॉन्ग टर्म में एक अच्छे बेट्स साबित हो सकती हैं अगर आप यहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। उसके अलावा दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड एक आईटी सेक्टर की कंपनी जो मैं उस 15 कंपनीज में कवर नहीं की थी क्योंकि वहां पर वैल्यूएशंस थोड़ी इस कंपनी की स्ट्रेस्ड दिखती हैं, लेकिन एक अच्छी कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काफी ज्यादा काम इस वक्त कर रही है। तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी भी एक अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है और 1000 के आसपास इसका एक अच्छा सपोर्ट लिखता है। तो मुझे लगता है कि 1000 के आसपास ये आपको एक अच्छी खासी रिटर्न्स आपके प्रॉफिट में जनरेट करके दे सकती है। यहां पर भी दोस्तों आप अच्छी ग्रोथ देखेंगे, सेल्स में 17% की सेल्स में ग्रोथ है 5 सालों में, 3 सालों में 20%। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखेंगे तो 5 सालों में 115% और 3 सालों में 109% के आसपास की ग्रोथ यहां पर दिख रही है। और अगर आप इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो सिंस यहां पर ये एक आईटी सेक्टर की कंपनी है तो वो भी काफी अच्छा दिख रहा है। 3 सालों में 49% और 1 साल में 40% के आसपास ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें और कुछ कंपनीज की तो कैम्स लिमिटेड का नाम सबसे पहले मेरे पास आता है क्योंकि ये एक अच्छी डुओपोली में कंपनी है। लगभग जो अपने सेगमेंट है उसमें 74% ये मार्केट शेयर रखती है, तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छी ग्रोथ ये भी अपने आपको दिखा सकती है। और दोस्तों यहां पर साथ में आपको याद रखना है कि जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करेगी साथ साथ में इस कंपनी का भी जो प्रॉफिट है वो ग्रो करने वाला है। लेकिन यहां पर इस कंपनी के साथ सबसे बड़ा रिस्क क्या आ जाता है कि अभी इसका जो मार्केट शेयर है वो 74% के आसपास है। तो फ्यूचर में अगर कोई और कंपनी इस इंडस्ट्री में जुड़ जाती है तो शायद इसका मार्केट शेयर वहां पर कम हो सकता है, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क इस कंपनी के साथ जुड़ जाता है। और उसके अलावा जिस कंपनी पे मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियो बनाई हुई है सेपरेटली, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा एसबीआई कार्ड्स एक ऐसी कंपनी है जो मुझे काफी अच्छी लगती है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इस कंपनी के साथ एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस जुड़ा हुआ है एसबीआई बैंक का। तो एसबीआई बैंक में जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं उनको एसबीआई कार्ड
कार्ड्स बेचने की पूरी पूरी कोशिश की जाती होगी और एक अच्छा खासा कस्टमर का बेस मिल जाता है, एक टारगेट कस्टमर्स मिल जाते हैं एसबीआई कार्ड्स को। और ये अभी अपने सेगमेंट में नंबर 2 मार्केट शेयर रखती है। लगातार ग्रोथ इसके प्रॉफिट्स में देखने को मिली है, लगातार इसकी सेल्स में भी ग्रोथ देखने को मिली है और इसके जो नेट एनपीएज हैं वो भी लगातार यहां पर कम हुए हैं। और अगर आपने अभी 750 के लेवल पे इसको खरीदा होगा, जब हमने पहले इसके वीडियो पे बात की थी, तो अच्छी खासी ग्रोथ आपको इस कंपनी में भी देखने को मिली होगी। तो ये भी एक ऐसी कंपनी है जो जहां पर रिस्क थोड़ा सा लगता है देखने में, लेकिन अच्छी खासी ग्रोथ यहां पर दिखा सकती है ये कंपनी। इसके अलावा जुबिलेंट फूड वर्क्स, यानी कि वो कंपनी जो डोमिनोज का बेसिकली सारा काम करती है। तो दोस्तों अगर आप फूड सेगमेंट में बात करेंगे तो सबसे एक अच्छा जो मार्केट लीडर अभी इस वक्त है वो डोमिनोज पिज्जा है। अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी ग्रोथ इसने अपने प्रॉफिट्स में, अपने सेल्स में लॉन्ग टर्म में दिखाई है और अभी इसका जो शेयर है वो अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। तो ये भी एक अच्छी एडवांटेज मिलती है इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करते हैं। और ये एक ऐसी कंपनी है जिसने क्विक सर्विस रेस्टोरेंट का इंडिया में बिल्कुल एक नई इंडस्ट्री जनरेट कर दी, एक बहुत नया इसने काम शुरू किया एक तरीके से। जब ये 30 मिनट्स डिलीवरी वाली चीज लाया था, उसके बाद से इंडिया की जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है वो ग्रो होने लगे। तो ये कंपनी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ऐसे ही आने वाले टाइम में भी एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखाने वाली है। एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर ये कंपनी लॉन्ग टर्म में साबित हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों जो लास्ट कंपनी है जिस पे मैं बात करूंगा, हो सकता है काफी सारे लोगों को ये नाम पसंद ना आए, लेकिन सिंस हम ये एक हाई रिस्क कंपनीज पे बात करते हैं तो मैं बात करूंगा एक न्यू एज कंपनी की, जोमेटो। इस कंपनी में मैं पहले भी ऑलरेडी कई बार बात कर चुका हूं, लेकिन दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि ये जो न्यू एज कंपनीज हैं, इनमें से एक दो कंपनीज जरूर ऐसे निकल के आएंगी जो आपको जो मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट करके देगी, और उसमें से मेरी बेट जोमेटो के ऊपर है। क्योंकि बाकी सारी कंपनीज हैं, चाहे हम पेटीएम की बात करते हैं, पॉलिसी बाजार की बात करते हैं, इन कंपनीज में से मुझे जो लगता है ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट कर सकती है वो एक जोमेटो मुझे नजर आती है। तो मुझे लगता है कि हालांकि बहुत ज्यादा रिस्क है इसके प्रॉफिट में ऐड करने का अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन एक छोटा हिस्सा आप इसको भी दे सकते हैं अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। इस कंपनी पे हमने कई बार डिटेल में लाइव सेशंस पे भी बात की है और मैंने आपको बताया है कि क्यों मुझे लगता है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में, देखिए 1-2 साल 4 साल का अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है तो इनमें से कोई भी कंपनी ऐड करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सारी फ्यूचरिस्टिक कंपनीज हैं। ये मोस्टली सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनसे उम्मीद है कि आने वाला टाइम इन कंपनीज का रह सकता है, इन सेक्टर्स का, इन इंडस्ट्रीज का रह सकता है। तो आप वो सारी चीजें समझकर इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। तो दोस्तों ये जो कंपनीज हमने आज चूज की है ये बहुत ही अलग अलग सेक्टर्स से चूज की है। तो ऐसी कंपनीज से आपको एक डिफरेंट सेक्टर्स आपके पोर्टफोलियो में ऐड होते हैं, एक अलग डाइवर्सिफिकेशन ऐड होती है आपके पोर्टफोलियो में। अब ये वीडियो जैसे कि मैं आपको बोलता आया हूं, कोई भी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। जैसे मैंने अलग अलग फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स सिलेक्ट किए, आप भी जो कंपनी आपको समझ आती है, जो सेक्टर्स आपको समझ आते हैं, उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। मेटल सेक्टर, केमिकल सेक्टर पे मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करता हूं, क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए मेटल सेक्टर नहीं बना है, क्योंकि बहुत ज्यादा साइक्लिकल नेचर का सेक्टर होता है। तो मुझे लगता है कि एक इन्वेस्टर को ऐसे सेक्टर अवॉइड करने चाहिए। तो दोस्तों वो 15 कंपनी और ये 10-12 कंपनी मिलकर आपका 20-25 कंपनीज का एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन जाता है, और एक ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका इससे ज्यादा कंपनीज का नहीं रखना है। लेकिन आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें और आपको जो कंपनी को जो सेक्टर समझ आता है आप उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। दोस्तों मुझे एक वीडियो में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी कंपनी ऐसी लगती है जो लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे सकती है। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।